हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस एंड इसमें हमने इसका मेन टॉपिक पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पॉपुलेशंस में 6 तरह के इंट्रैक्शंस होते हैं: म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान होता है। रिमेंबर, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के आपस में इंट्रैक्शन की। डिफरेंट पॉपुलेशंस यानी एक पॉपुलेशन हम एक स्पीशीज़ के मेंबर्स को के ग्रुप को कहते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में इंट्रैक्शन हो तो वो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में आएगा। सो अगर दोनों स्पीशीज़ का नुकसान हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे कंपटीशन, अगर दोनों का ही फ़ायदा हो रहा हो तो हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म में प्रेडेटर और पैरासाइट का फ़ायदा होता है, होस्ट का नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा और एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना फ़ायदा ना नुकसान। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान और दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं। दोनों स्पीशीज़ का ही बेनिफिट होता है म्यूचुअलिज्म में, और कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है। पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन में सिर्फ एक स्पीशीज़ यानी पैरासाइट या प्रेडेटर इसका फ़ायदा होता है, और जो होस्ट होता है उसके लिए ये नुकसानदायक होता है, ये पर्टिकुलर इंट्रैक्शन। ठीक है। कॉमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ का बेनिफिट और दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान और दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंसलिज्म में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं। तो अभी हम टर्न बाय टर्न सभी पढ़ लेते हैं। प्रेडेशन, जब भी हम प्रेडेशन की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है डियर को खाने वाला लायन या टाइगर। ठीक है, ये लायन यहाँ पे हमें प्रेडेटर दिखता है, लेकिन डियर भी तो ग्रास या प्लांट को खाता है, तो क्या ये प्रेडेटर नहीं है? डियर भी प्रेडेटर है। डियर प्रेडेटर है ग्रास के ऊपर, लायन प्रेडेटर है डियर के ऊपर। इवन कि स्पैरो भी जो सीड को खा रही है वो भी एक प्रेडेटर है बायोलॉजी के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि लायन कार्निवोर है और स्पैरो या डियर ये हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ही प्रेडेटर्स हैं। अब ये जो फूड चेन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फूड चेन हमने यहाँ पे बनाई है, इसको हम देख रहे हैं, तो इसमें हम पर्टिकुलरली क्या चीज़ देख रहे हैं? ये ग्रास है या प्लांट है, ये इसने एनर्जी फिक्स की अपनी सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। उस एनर्जी को, वो एनर्जी आगे पास होती है डियर को, और डियर से एनर्जी आगे पास होती है लायन को। आपको याद होगा, ये आप ट्रॉफिक लेवल्स में डिस्कस किया करते थे, दैट दिस इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज़ सेकंड, और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल 10th क्लास में आपने ये किया है फूड चेन में। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के थ्रू ये एनर्जी पास होती है। So besides acting as the conduits for energy transfer across the trophic level, predators बाकी रोल भी प्ले करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र तो करते ही करते हैं, इसके अलावा बाकी रोल भी प्ले करते हैं। वो क्या रोल है? वो ये कि वो अपनी प्रे की पॉपुलेशन को
अंडर कंट्रोल रखते हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। कैसे? अब अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम लायन को, हमें ऐसे लगता है ना, लायन बुरा लगता है कि डियर को खा जाता है, लेकिन अगर हम लायन को या टाइगर को यहाँ से हटा दें तो हम क्या देखेंगे? डियर की पॉपुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक इकोसिस्टम में सिर्फ यही 3 चीज़ें रह रही हैं तो वहाँ पे अगर हम लायन को हटा दें, लायन को हटा दें तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर डियर का अपने फूड के लिए आपस में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा ग्रास के लिए। तो ग्रास की भी धीरे धीरे पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी क्योंकि डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ग्रास कम रह जाएगा। तो फिर डियर का आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा और धीरे धीरे डियर की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम लायन को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो ग्रास पहले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और ग्रास बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो। देन फिर ग्रास ख़त्म हो जाएगा तो डियर वैसे कंपटीशन से और बाद में अपना फूड ख़त्म होने की बजाय ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ एक ख़त्म किया और साथ में सारा का सारा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया। तो यानी कि प्रेडेटर्स भी ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? प्रेडेटर्स अपने प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, दे कीप प्रे पॉपुलेशंस अंडर कंट्रोल। प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। तो दो, एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और ये फंक्शन, एक ये प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। आगे वही मेंशन है कि अगर प्रेडेटर्स ख़त्म हो जाएं तो प्रे का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगा इकोसिस्टम, जैसे कि इस पर्टिकुलर फूड चेन में हमने देखा। एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं हम लोग। ये प्रेडेटर को गायब करने वाली एग्जांपल नहीं होगी। ये एग्जांपल जो हम अभी कंसिडर करेंगे, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इकोसिस्टम को गड़बड़ा देने वाली, कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट से लेकर के किसी और हैबिटेट में रखते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखा गया है कि अगर एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ अगर एक नए जोग्राफिकल एरिया में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसका कारण ये रहता है कि नेचुरल हैबिटेट में जब कोई भी स्पीशीज़ होती है तो वहाँ पे उसके नेचुरली प्रेडेटर्स भी होते हैं। ये नेचर का रूल है, सिंपल। लेकिन अगर हम इस स्पीशीज़ को किसी और एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन अचानक से कई बार बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे इसके नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते हैं। यही हुआ जब हमने प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए देखिए एक बार। व्हेन सर्टन एक्जॉटिक स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस टू अ जोग्राफिकल एरिया, जब नई जोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो इन्वेजिव होकर के बहुत तेज़ी से फैलती है क्योंकि इन्वेडेड लैंड में उसके नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते। ठीक है, अब जो प्रिकली पेयर कैक्टस है, जब ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस की गई 1920s की स्टार्टिंग में, तो ये बहुत तेज़ी से ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। उसके हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड में ये फैल गई और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कंट्रोल किया जाए, इतनी तेज़ी से ये फैल रही थी। फिर इन्होंने सोचा कि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में तो इतना ज़्यादा नहीं फैलती, तो यहाँ पे क्यों फैल रही है। फिर आफ्टर सीरियस स्टडी पता चला कि वहाँ पे इसके नेचुरल हैबिटेट में एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर है जो कि एक मॉथ है। ये इसकी पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखता है, ये इसका प्रेडेटर है। सो फाइनली इस इन्वेजिव कैक्टस को अंडर कंट्रोल लाया गया आफ्टर ब्रिंगिंग द कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। और फिर इसको ऑस्ट्रेलिया में जब इसके प्रेडेटर को यानी मॉथ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया तब इसको कंट्रोल में लाया गया। ठीक है,
और इसी चीज़ को, नेचुरल प्रेडेटर्स वाली चीज़ को हम आजकल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में। और ये हम करते हैं कि नेचुरल प्रेडेटर्स, जिस भी पेस्ट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसका नेचुरल प्रेडेटर हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। प्रेडेटर्स क्या करते हैं? स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं कम्युनिटी में, और स्पीशीज़ का आपस में कंपटीशन भी कम कर देते हैं। डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा रहते हैं तो पूरे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। ठीक है। सो इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ये एक अलग एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल एरिया में, वहाँ पे हम स्टारफिश पिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सारी स्टारफिश एक एरिया इनक्लोज कर लिया गया। ठीक है, इंटरटाइडल एरिया को एक बार इनक्लोज कर लिया गया और थोड़े से एरिया से ये पिजास्टर स्टारफिश जो है सारी रिमूव कर दी गई। देखा ये गया कि उस पर्टिकुलर एरिया जो इन्होंने एक बार क्लोज करके थोड़ा सा, कि उससे ये पिजास्टर हम लोग रिमूव कर देते हैं जब, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। तो 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की जिस पे ये पिजास्टर फीड करती है वो ख़त्म हो गई। देखो, हमें लगता है कि उसका शिकारी ख़त्म हो गया तो उसका पॉपुलेशन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उनका आपस में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है। सो सच इम्पॉर्टेंट आर प्रेडेटर्स। इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट, लेकिन प्रेडेटर को ये भी हमें देखना पड़ेगा, इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर दे, तो हो सकता है कि प्रे जल्दी ख़त्म हो जाए और उसके पीछे प्रेडेटर भी ख़त्म जल्दी हो जाए। ठीक है। सो ये एकदम से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया उसने प्रे। अगर प्रेडेटर इतना ज़्यादा एफिशिएंट है तो प्रेडेटर पहले प्रे ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली प्रेडेटर के लिए खाना ख़त्म हो जाएगा, तो प्रेडेटर भी साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये देखा गया है कि नेचर में जो प्रेडेटर्स हैं उनका नंबर काफ़ी कम है। इसके साथ ही में प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड। अब प्रे स्पीशीज में साथ ही इनके डिफेंस मैकेनिज्म भी आते रहते हैं ताकि प्रेडेशन का इफेक्ट कम हो सके। जैसे कि कुछ स्पीशीज इंसेक्ट्स की या फ्रॉग की, ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये इजीली दिखे ना अपने प्रेडेटर को। ठीक है, मैं फिर से ये पैराग्राफ रिपीट कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर प्रेडेटर ज़्यादा एफिशिएंट है और अपने प्रे को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खा लेता है तो उसका प्रे ख़त्म हो जाएगा और फिर प्रेडेटर को भी खाना नहीं मिलेगा और प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए नेचर में प्रेडेटर्स का वैसे चलो नंबर कम है, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रूडेंट। दे आर ऑल्सो प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब केयरफुल होते हैं कि हाँ मेरे को इतना खाना है, और मतलब केयरफुल होते हैं कि ईटिंग हैबिट्स को लेकर के। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खाने वाले नहीं होते जो इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे नहीं होते कि आई मीन टू से कि प्रे की पॉपुलेशन ख़त्म कर दें। ठीक है, इतना एक्टिंग केयरफुली काइंड ऑफ थिंग इज़ नोन एज प्रूडेंट। ठीक है, मे बी दे डोंट थिंक दिस वे बट एनी वेज दे डोंट ओवर एक्सप्लॉइट, यूजली ये देखा गया है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। जो नेचुरल हैबिटेट्स में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइट कभी भी नहीं देखा गया है किया जाए। ठीक है,
सम आर पॉइजनस। अब कुछ इसके अलावा कि ठीक है हो क्या 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 कह रहे हैं, प्रेडेटर प्रूडेंट है, ठीक है, ये भी मानते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पीशीज़ जो इंसेक्ट्स की और फ्रॉग्स की, ये कुछ स्पीशीज़ हमें कैमोफ्लेजिंग यानी इससे बचते हुए भी नज़र आते हैं। प्रे स्पीशीज़ ने काफ़ी डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रे स्पीशीज़ में देखे जाते हैं अपने शिकारी से बचने के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, यानी अपना कलर चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड के अगेंस्ट ताकि प्रेडेटर को जल्दी से दिखाई ना दें। मोर ओवर कुछ स्पीशीज़ जहरीले भी होते हैं इस ताकि प्रेडेटर उन्हें खा ना सके। और जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई में एक अलग चीज़ देखी गई है कि इसका टेस्ट बहुत ख़राब लगता है इसके प्रेडेटर को, यानी बर्ड को, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। इसी वजह से ये बर्ड्स इसको नहीं खाती हैं ज़्यादा। तो ये जो केमिकल इसको कहाँ से मिलता है, ये केमिकल इसको मिलता है बटरफ्लाई को जब ये अपना कैटरपिलर होती है, कैटरपिलर वाली स्टेज में होती है, उस टाइम पे ये एक जहरीली वीड पे फीड करती है, तब से ये खुद डिसटेस्टफुल हो जाती है। इसके अंदर ये केमिकल आ जाता है पॉइजनस वीड से इसकी डेवलपमेंट के दौरान ही, और जब इसको बर्ड खाती है तो उसको ये बहुत ख़राब टेस्ट वाली लगती है, ठीक है। देन प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स हैं, जैसे हमने बात किया कि डियर इज प्रेडेटर फॉर ग्रास और प्लांट एंड बर्ड इज प्रेडेटर फॉर सीड। सो फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स, so nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, that means ये plants पे फीड करते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है, फेगस मतलब ईटिंग, so they eat plants, nearly 25% of all insects. Interesting, right? So अब प्रॉब्लम ये प्लांट्स के लिए काफ़ी सिवियर है, क्योंकि प्लांट्स अपने प्रेडेटर से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ने फिर बड़ा ही एस्टॉनिशिंग, हैरान करने वाले डिफेंसेस क्रिएट किए हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, विच आर लाइक मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंसेस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल यानी शेप में कुछ ऐसा है, और केमिकल तो आप समझते हैं कि कोई केमिकल है उनके अंदर, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल की अगर एग्जांपल लें, सो जैसे कांटे होते हैं, प्लांट्स ने कांटे डेवलप किए हैं, थॉर्न्स, अकेशिया, कैक्टस, इनमें कांटे, अकेशिया और कैक्टस एग्जांपल है कि इनमें जो कांटे काफ़ी प्लांट्स में होते हैं, एक्चुअली थॉर्न्स, जो कांटे आ जाते हैं ये प्रेडेटर से बचने के लिए होते हैं। काफ़ी प्लांट्स ऐसे भी हैं, अब ये प्लांट्स का एक ये आपको क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है कि प्लांट्स ने क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म लिए हैं। एक तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं केमिकल्स को, जो अगर हर्बीवोर खाए तो हर्बीवोर बीमार हो सकता है, ठीक है, इसको खाने पे, या उसकी हाजमा ख़राब हो सकता है, डाइजेशन ख़राब कर सकता है उसका, या उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी ख़राब कर सकता है, या उसे किल तक कर सकता है, ठीक है, या उसे बीमार कर सकता है या उसे किल तक कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल अगर केमिकल मीन्स, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स की एग्जांपल है थॉर्न्स, केमिकल मीन की अगर हम एग्जांपल लें तो केमिकल मीन की एग्जांपल आ जाता है वीड कैलोट्रोपिस, जो खाली फील्ड्स में ग्रो कर रही हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये प्लांट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए अगर हम कैटल और गोट्स को चरते हुए देखते हैं तो कभी भी हम इनके आसपास उनको चरता हुआ नहीं देखते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रेचनिन, ओपियम एट्सेट्रा, ये सारे प्लांट से लिए जाते हैं। ये एक्चुअली ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है, हम कमर्शियल स्केल पे इनकी प्रोडक्शन कराते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रोड्यूस होते हैं एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ठीक है। सो ये हो गया
predation. So this was about predation. तो मैं क्विकली एक बार आपको प्रेडेशन रिवाइज कराती हूँ। सारी एनर्जी जो प्लांट्स फिक्स करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स फिक्स करते हैं, तो वो कहाँ जाएगी अगर एनिमल्स उसको खाने के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये प्रेडेशन एक तरीका है एनर्जी आगे पास करने का और पॉपुलेशन को, प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने का। अगर प्रेडेटर्स ना हो तो प्रे स्पीशीज एक बार उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाद में दोनों ही, बाद में वो सारा ही सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, प्रिकली पेयर कैक्टस जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो क्योंकि इसका मॉथ जो इस पे फीड करता था वो नेचुरल हैबिटेट में तो था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया और कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो ये जब कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो जिस नेचुरल हैबिटेट से इसको लाए हैं हम लोग प्रिकली पेयर कैक्टस को, वहीं से हम इसके प्रेडेटर मॉथ को भी लेके आए। ठीक है, सो दैट इट कुड ईट दिस प्रिकली पेयर कैक्टस। तो इसके लिए हम लोग इस मॉथ को लेके आए। ठीक है, तो फिर जाके प्रिकली पेयर कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी हम इसी बेस पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखता है। प्रेडेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, कंपटीशन कम कर देते हैं प्रे स्पीशीज में। इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में डिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमने एक एरिया को इनक्लोज कर लिया, इंटरटाइडल एरिया था जो उसको इनक्लोज कर लिया, और वहाँ से पिजास्टर को, उतने से इनक्लोज एरिया से पिजास्टर को रिमूव किया, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है तो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो प्रे हो सकता है एक्सटिंक्ट ही हो जाए, जिससे फिर बाद में प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाता है क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता। इसी वजह से प्रेडेटर्स इतना तेज़ी से ओवर एक्सप्लॉइट करते हुए नहीं नज़र आते, प्रूडेंट रहते हैं। प्रे स्पीशीज़ इवॉल्व हो गए हैं। प्रे स्पीशीज़ ने मोर ओवर एक्सेप्ट फॉर द प्रूडेंसी ऑफ प्रेडेटर्स, अनदर फैक्टर इज़ दैट प्रे स्पीशीज़ ने काफ़ी डिफेंस मैकेनिज्म्स भी डेवलप किए हैं प्रेडेशन से बचने के लिए। कुछ स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की और फ्रॉग्स की अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो इजीली डिटेक्ट ना हो सकें प्रेडेटर से, और कुछ जहरीले होते हैं जिस वजह से वो प्रेडेटर्स उनको अवॉइड करते हैं। मोनाश बटरफ्लाई काफ़ी डिसटेस्टफुल है, इसका टेस्ट ख़राब होता है अपने प्रेडेटर के लिए, बिकॉज ये एक केमिकल प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी में। ये केमिकल कैसे प्रोड्यूस करती है? ये केमिकल इसने डेवलप किया है जब ये कैटरपिलर स्टेज पे था, तब एक जहरीली वीड पे फीड करते हुए इसने ये केमिकल डेवलप किया। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स, प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर्स हैं। अब नियरली 25% प्लांट्स 25% इंसेक्ट्स हर्बीवोर्स हैं, यानी फाइटोफेगस हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स तो लेकिन भाग भी नहीं सकते, एनिमल्स पे कोई फीड करे तो एनिमल्स भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो बेचारे भाग भी नहीं सकते। तो प्लांट्स ने कैसे डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाए हैं? प्लांट्स ने बनाए हैं डिफेंस मैकेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल मीन्स, यानी कि जैसे कांटे एग्जाम्पल हो गए, और कुछ केमिकल्स ये क्रिएट करते हैं जो अगर
कोई प्रेडेटर खा ले तो या तो वो बीमार हो जाता है या उसको कोई सीवियर डिजीज़, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या उसकी डेथ ही हो जाती है। ठीक है, अब कैलोट्रोपिस काफ़ी हमने झाड़ी उगती हुई देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम कैटल या ये अगर हम छोड़ भी दें इनको अपने आप से कि ये चरते रहें तो भी कैलोट्रोपिस को ये खाते हुए नहीं देखे जाते। ठीक है, कैलोट्रोपिस आई थिंक आपने देखी होगी, बहुत कॉमन ही दिख जाती है। इसके वाइट वाइट से फूल होते हैं, कई बार हल्का पर्पलिश या पिंकिश भी देखा जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको अर्क भी बोला जाता है, अर्क या आक बोला जाता है, पंजाबी में अक बोल देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली देखा गया, ये जहरीली होती है। ठीक है, और इसको प्रेडेटर्स नहीं खाते हैं। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से गोल गोल से पहले दिखाई देते हैं इसके मोटे मोटे से फूल, और वाइटिश हल्का पिंकिश टिंज भी इनमें देखा जाता है। फूलों पे मोटे मोटे से पत्ते होते हैं इसके, आपने देखी ज़रूर होगी। अक बोलते हैं या अर्क बोलते हैं या आक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नाम इसके होते हैं क्योंकि ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, और ये प्लांट में क्या ऐसा केमिकल होता है, ये प्लांट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो मोर ओवर कुछ प्लांट्स निकोटीन, कैफीन, किनीन, स्टर्जिन, ओपियम ये सब प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कमर्शियली निकालते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्चुअली ब्राउजर्स और ग्रेजर्स से डिफेंस मैकेनिज्म में खरीदी जाती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में बनाई जाती है नेचुरली प्लांट्स द्वारा, लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट यूजेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक बार ज़रा आप प्रेडेशन रीड कर लीजिए, 2-3 मिनट ही दूंगी बस आपको रीड करने के लिए।
ये कैलोट्रॉपिस के कौन सा केमिकल देता है, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है, कितने % इंसेक्ट्स हर्बीवोर्स हैं। मोनार्क बटरफ्लाई का केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कैमोफ्लेजिंग के बारे में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो यहाँ पे लर्न करने वाली इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ऑल्दो समझना बहुत आसान है, तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें। एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन आता है, केसेस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ कंपटीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ प्रेडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ प्रेडेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको एक एक एग्जाम्पल ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, हम लोग कंपटीशन पे आते हैं। कंपटीशन, जब डार्विन ने कह रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की थी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, तो उन्हें लगता था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये काफ़ी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला टूल है। सो इट इज़, ये जनरली सोचा जाता है कि कंपटीशन की अगर बात की जा रही है तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही होता है, क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज के लिए ही कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए, सेम रिसोर्सेज पे ही फीड कर रहे होते हैं। और अगर ये सेम रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, ठीक है, एक लिमिट में होते हैं, तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही कंपटीशन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर सोचा जाता है कि कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा ऐसा नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, नॉट एंटायरली ट्रू। हाँ, होता है ट्रू, नॉट एंटायरली ट्रू। अगर देखा जाए तो कई बार टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसे स्पीशीज़ भी सेम रिसोर्स के लिए कई बार compete करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लें तो इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, कुछ शैलो यानी जिनकी गहराई ज़्यादा ना हो, डीप से ऑपोजिट होता है शैलो, ठीक है। तो शैलो अमेरिकन लेक्स में कुछ फ्लेमिंगोस, यानी ये एक टाइप की बर्ड सी होती है, ठीक है, कुछ फ्लेमिंगोस इसको विज़िट करते हैं और वहाँ पे रहने वाली जो मछलियाँ हैं, ठीक है, ये दोनों वहाँ पे रहने वाली मछलियाँ, तो मछलियाँ और ये बर्ड्स बहुत अनरिलेटेड हैं, लेकिन ये एक कॉमन फूड के लिए इनमें आपस में कंपटीशन है, विच इज़ जू प्लैंक्टन। तो इनका आपस में कंपटीशन है फॉर द कॉमन फूड विच इज़ जू प्लैंक्टन। ये लेक में है, फिशेस वहीं की हैं, लेकिन फ्लेमिंगोज विजिट करती हैं उस लेक पे फिश को, ये जू प्लैंक्टन वगैरह को खाने के लिए। तो दोनों का ही एक कॉमन फूड है, जिस वजह से देखा जाए तो ये फ़िश और फ्लेमिंगोज आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आपस में कंपटीशन है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर में सारे कन्विंस हो गए थे कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एक ज़रूरी चीज़ है एवोल्यूशन के लिए। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि ये रिलेटेड स्पीशीज़ में होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉट एंटायरली ट्रू, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, ठीक है। तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिकन लेक, कुछ साउथ अमेरिकन शैलो लेक्स जो हैं उनमें फ्लेमिंगोज और फिशेस का आपस में कंपटीशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनरिलेटेड है। फिशेस वहीं पे रहती हैं, फ्लेमिंगोज वहाँ पे लेक्स में विजिट करते हैं जू प्लैंक्टन को खाने के लिए, ठीक है बच्चों। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा था फॉर लिमिटेड रिसोर्स, है ना, हम लोग ने अभी बात की थी फॉर लिमिटेड रिसोर्स। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड ही हों तो ही कंपटीशन होगा, ठीक है। अब एक इंटरफेरेंस कंपटीशन नाम की भी एक टर्म है, इंटरफेरेंस कंपटीशन नाम की भी एक टर्म है, जिसमें एक स्पीशीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा तेज़ है फीडिंग एफिशिएंसी में वो इसमें इंटरफेयर कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एक स्पीशीज़ की जो
फीडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, इवन इफ रिसोर्सेज फूड और स्पेस बहुत अबंडेंट है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ज़रूरी है नहीं है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो तो ही कंपटीशन होगा। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में कंपटीशन होगा। ये हमने यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ज़रूरी नहीं है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में कंपटीशन हो, इसके लिए हमने ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, जहाँ पे हमने शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स की एग्जांपल ली। मोर ओवर फिर हम कहते हैं कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड हों, ये भी ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल ली। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम समझ गए हैं कि ना उनका क्लोजली रिलेटेड होना ज़रूरी है और ना ही रिसोर्सेज का लिमिटेड होना ज़रूरी है। अब कंपटीशन को फिर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सारे जो हमने अभी तक पढ़ा कि कंपटीशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़ इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज़। और फिटनेस क्या है, आर में मेज़र करते हैं, और आर हमने इन द प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था, इट इज़ इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यानी बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये किया था फॉर्मूला में। ठीक है, सो ये इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट इन लैब experiments as Gauss and other experimental ecologists did। अब गॉस ने एक्चुअली ये गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, गॉस ने ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था कि अगर उन्होंने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये प्रिंसिपल उस बेस पे दिया था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ जो है वो परपेचुएट करती रहेगी, और जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमेशा ये ऐसे नहीं होता कि जो कम्पिटिटिवली सुपीरियर है वो बच जाए और कम्पिटिटिवली इन्फीरियर जो है वो हमेशा ही ख़त्म होना उसका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हो भी सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ बच गई है और इन्फीरियर वन ख़त्म हो गई है, तो वो गॉस के एक्सपेरिमेंट को वो सपोर्ट करते हैं ऐसे एविडेंसेस। जैसे कि ये टॉर्टॉइस की एग्जांपल मैं आपको काफ़ी बार सुनाती रही हूँ कि एबिंगडन टॉर्टॉइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एबिंगडन टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड्स में एक्सटिंक्ट हो गए थे 10 साल में, विद इन अ डेकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड, क्योंकि गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एबिंगडन टॉर्टॉइस। अब इसके लिए एक और एविडेंस हो सकता है, another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is known as competitive release। तो competition in nature के लिए एक तो ये हो गया कि एक गॉस का प्रिंसिपल कि अगर ज़्यादा एफिशिएंट आए तो एक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव रिलीज़ भी एक इसका सबूत है कंपटीशन का, इसके इफ़ेक्ट का, कि एक स्पीशीज़ की एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में ही एक स्पीशीज़ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रह जाती है, बिकॉज कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ है आसपास। ठीक है, कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ आसपास होने की वजह से इन्फीरियर वाले की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, और जब ये कंपेटिटिव रिलीज़ का बेसिकली क्या मतलब है कि जब ये सपोज करो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ही एक स्पीशीज़ रहती है, ठीक है, विच इज़ ए स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ सिर्फ इतने ही एरिया में क्यों रहती है, ये बढ़ती क्यों नहीं है? इस वजह से क्योंकि इसके आसपास ये दूसरी स्पीशीज़ जो है
ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब इसका क्या सबूत है कि ये ए वाली स्पीशीज़ सिर्फ इतने ही एरिया में इसलिए फैली हुई है क्योंकि इसके आसपास दूसरी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब इसका सबूत हमें मिलता है फिनोमिनन कम्पिटिटिव रिलीज से, जिससे क्या होता है, अगर इसका हम कंपटीशन रिलीज़ कर दें, ये जो बी वाली स्पीशीज़ है इसको हम यहाँ से हटा दें, तो ये देखा जाएगा कि ये ए वाली स्पीशीज़ जो है ये अपना दायरा बढ़ा लेती है और उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे पहले सिर्फ बी था, ए है ही नहीं था, तो वहाँ पे भी ये अब फैलती हुई नज़र आएगी। दिस फिनोमिनन कि बी के हटने से ए फैल गई, ये कम्पिटिटिव रिलीज है, ठीक है। तो इससे बेहतर आई थिंक ये समझ आना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत मैंने आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मेथड आई कुड एक्सप्लेन यू कम्पिटिटिव रिलीज। एक स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटे जोग्राफिकल एरिया में होता है बिकॉज उसके आसपास बी स्पीशीज़ यानी कि ज़्यादा कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ है। अगर हम कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ हटा दें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ए का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम बी को एक्सपेरिमेंटली रिमूव करें, ठीक है। अब इसमें ये कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो कॉनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड की एग्जांपल है यहाँ पे, जहाँ पे लार्जर एंड कंपेटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल, ये एक तरह के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये बार्नेकल्स जिसका नाम है बैलेनस, ये डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया को, ठीक है। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे ये डोमिनेट करता है बैलेनस, जो कि एक तरह का बार्नेकल है, ये इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करता है, इसमें बहुत फैला हुआ, ठीक है। इतना ज़्यादा कंपेरेटिवली सुपीरियर है कि छोटा बार्नेकल कैथामैलस उस जोन से एक्सक्लूडेड है, उस जोन में नहीं आता है जहाँ ये होता है, ठीक है। तो इन जनरल हर्बीवोर्स एंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉनल्स एलिगेंट फील्ड का एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि बैलेनस कैथामैलस को वहाँ पे ग्रो करने नहीं देता है, बिकॉज जहाँ मैंने ए और बी की एग्जांपल ली तो इस केस में ए कैथामैलस है और बी बैलेनस है। बैलेनस डोमिनेट करता है एरिया को, और जिस वजह से जो कैथामैलस है वो बहुत ही थोड़े एरिया में, जैसे इतने से एरिया में है, बिकॉज जो बड़ा वाला है उसने बाकी एरिया डोमिनेट कर रखा है, बैलेनस ने बाकी एरिया डोमिनेट कर रखा है। तो ये कम्पिटिटिव इसकी एग्जांपल है, ठीक है। देन इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स appear to be more adversely affected by competition than carnivores। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ज़्यादातर क्या देखा गया है, अब क्वेश्चन आ सकता है हर्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कि कार्निवोर्स। सो हर्बीवोर्स और प्लांट्स ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, प्लांट्स भी और हर्बीवोर्स भी, ये दोनों ज़्यादा अफेक्ट होते हैं फ्रॉम कंपटीशन कार्निवोर्स से ज़्यादा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट देंगे, इसकी प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हों तो ये इनडेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो कम्पिटिटिवली इन्फीरियर वाला है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये गॉस का प्रिंसिपल इट मे बी ट्रू अगर रिसोर्सेज बहुत कम हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा कम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होता,
ठीक है, ये चीज़ पहले बताई मैंने आपको, हमेशा ख़त्म नहीं होता। अब की अगर रिसेंट स्टडीज़ की बात की जाए तो वो ऐसी ग्रॉस जनरलाइजेशन जो गॉस ने कर दी कंपटीशन के बारे में कि एक स्पीशीज़ जिंदा रहती है और दूसरी ख़त्म ही हो जाती है, इनको आज की रिसेंट स्टडीज़ सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब लेकिन आज की स्टडीज़ फिर भी जो कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इस बात को भी रूल आउट नहीं करती हैं। लेकिन नाउ डेज स्टडी ये कहती है कि स्पीशीज़ जो कंपटीशन फेस करती हैं वो हो सकता है कुछ ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट कर लें कि वो हैंड इन हैंड जी सकें, दोनों ही वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकें और किसी भी एक स्पीशीज़ का एक्सक्लूजन ना हो, किसी भी एक स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन ना हो। एक ऐसा मेथड जो स्पीशीज़ ने ऐसे इवॉल्व किया है उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग कि अगर रिसोर्स पार्टिशनिंग के अकॉर्डिंग अगर दो स्पीशीज़ सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं तो फिर भी दो रिसोर्सेज पे फीड कर रहे हैं तो फिर भी वो कंपटीशन अवॉइड कर सकते हैं by choosing that they don't want to compete. How they can choose not to compete? They can choose different times for feeding. एक शिकार में रात को निकलता है और एक दिन में, डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। ठीक है, और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स इनके हो सकते हैं। ठीक है, और मार्क आर्थर की बात आ गई, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क आर्थर की एग्जाम्पल। ठीक है, मार्क आर्थर ने दिखाया कि ये वार्बलर्स एक तरीके की बर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो मार्क आर्थर ने ये दिखाया कि क्लोजली रिलेटेड वार्बलर्स सेम ट्री पे रहती हैं, 5 अलग अलग तरह की वार्बलर्स। ठीक है, 5 अलग अलग तरह के वार्बलर्स सेम ट्री पे रहते हैं लेकिन compete नहीं कर रहे हैं और को एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपना बिहेवियर और फोरेजिंग पैटर्न्स चेंज कर लेते हैं, बिहेवियर और फोरेजिंग पैटर्न्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वार्बलर्स एक तरीके की बर्ड्स होती हैं और इसमें 5 तरीके के वार्बलर्स जो हैं वो कंपटीशन अवॉइड कर रहे हैं। तो एक ही पेड़ के ऊपर अगर देखा जाए, कुछ वार्बलर्स, एक वैरायटी वार्बलर्स की इस एरिया में मिलेगी, एक वैरायटी वार्बलर्स की इस एरिया में मिलेगी, एक वैरायटी वार्बलर्स की टॉप के एरिया में। तो ये अपने एरियाज उसी एक ही पेड़ में एरियाज बांट लेते हैं कि जो पहले आएगा वो यहाँ, जो उसके बाद आएगा वो यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जो बेस्ट रहता है, सबसे पहले आता है, वो ज़्यादातर ये बीच का एरिया ढूंढता है। तो जो भी मतलब जैसे भी सीक्वेंस में आएंगे तो ये सेम स्पीशीज़ अपने जोन्स बांटते हुए दिखाई देते हैं। ये मार्क आर्थर ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दिखाई थी कि ठीक है, जो पहला ग्रुप आया, अगर इसमें 5 वेराइटीज़ हैं, 5 में से सपोज करो 3 आ गई, तो एक वेराइटी ने यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया पेड़ के, और फिर दूसरी स्पीशीज़ आई, उसने अपना डेरा यहाँ पे जमा लिया पेड़ के। ठीक है, और फिर तीसरी स्पीशीज़ आई, उसने अपना डेरा यहाँ पे जमा लिया। तो अलग अलग स्पीशीज़ ने अलग अलग जोन्स बांट लिए ये वार्बलर्स ने। वार्बलर की एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन सा केस किस टॉपिक के अंडर आता है ये आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं कंपटीशन रिवाइज कराती हूँ आपको। कंपटीशन में क्या है कि डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की। ये एवोल्यूशन में हमने पढ़ा था डार्विन के बारे में। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की तो उन्हें पता था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एक पोटेंट फोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो एवोल्यूशन के लिए, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए मेन फोर्स की ये फंक्शन करता है। ये ज़्यादातर अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में ही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में तो कंपटीशन होता ही होता है, लेकिन कभी कभी ये टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी हो जाता है, जैसे कि फ्लेमिंगोज और रेजिडेंट फिश।
जो कि एक इसके रेजिडेंट फिश, यानी कि रेजिडेंट मतलब रहने वाली, जो वहीं पे रहने वाली हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन लेक्स में कुछ फ्लेमिंगोज जो विजिट करती हैं और जो फिशेस जो वहीं पे रहती हैं, इनका कॉमन फूड है ज़ूप्लैंक्टन, जिसके लिए ये आपस में compete करती हैं, फाइट करती हैं, ठीक है। सो दूसरी चीज़ हम लोग सोचते हैं कि कंपटीशन तभी होगा अगर रिसोर्सेज कम है। तो पहली चीज़ हम सोचते हैं कि अगर क्लोजली रिलेटेड है तो ही होगा, उसको हमने उस व्यू को तोड़ा कि अनरिलेटेड में भी हो सकता है। फिर दूसरा व्यू कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब जब रिसोर्सेज कम हो, फिर हम उसको तोड़ेंगे ये देख के कि नहीं, कई बार क्या होता है, एक की फीडिंग दूसरे में इंटरफेयर कर रही है, रिसोर्सेज अबंडेंट है लेकिन इंटरफेयरिंग और इनहिबिटिंग हैबिट्स हैं एक की, जिस वजह से पहले वाला प्रॉपर फीड ही नहीं कर पा रहा, इरिटेट सा हो जाता है, परहैप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर एफिशिएंसी अपनी दूसरे की प्रेजेंस में पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कंपटीशन को फिर हम ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंपटीशन तो ज़्यादातर ये 2 पॉइंट से हमें क्या मिलता है कि ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में और लेस रिसोर्सेज के टाइम पे होता है, लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज के टाइम पे और अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी ये कंपटीशन हो सकता है। तो इस वजह से हम कंपटीशन को डिफाइन करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिटनेस एक स्पीशीज़ की मेजर होती है इन द टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर ही ये फिटनेस मेजर होती है, यानी कि कितना उनका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, यानी कि ये ज़्यादा कंपेरेटिवली सुपीरियर माने जाएंगे। रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी इनकी ज़्यादा मानी जाएगी, ओवरऑल फिटनेस भी इनकी ज़्यादा मानी जाएगी। लैब एक्सपेरिमेंट्स में ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना या साबित करना ये आसान है, जैसे कि गॉस ने किया था और बाकी एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने किया था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपेटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ जो है ये रहती है और दूसरे को एलिमिनेट कर देती है जो इन्फीरियर होती है उसको, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, आगे देखा हमने। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे लेकिन चीज़ें देखी भी गई हैं कि एक्सक्लूजन, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उनके केस में नेचर में भी ये चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। लैब में हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन नेचर में भी ये गैलापागोस आइलैंड्स पे ये देखा गया कि जब हमने जहाँ पे नेचुरली अबिंगडन टॉर्टोइस रह रहे थे, आफ्टर हमने गोट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी तो नियरली 10 साल के अंदर अंदर ये सारी गोट्स वहाँ पे, क्योंकि इनकी ग्रेजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ के जो अबिंगडन टॉर्टोइस थे 10 साल के अंदर अंदर ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो दूसरा एविडेंस की अगर कंपटीशन की हम बात करें तो कंपिटिटिव रिलीज की, अगर हम कंपेरेटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इन्फीरियर स्पीशीज़ बहुत ही छोटे एरिया में जिस वजह से कन्फाइंड है क्योंकि उसके आसपास सुपीरियर स्पीशीज़ ज़्यादा फैली हुई। सुपीरियर स्पीशीज़ को अगर हम हटा दें तो इन्फीरियर स्पीशीज़ जो कि थोड़े एरिया में कन्फाइंड थी वो भी अपना एरिया बढ़ाती हुई दिखती है। दिस इज़ नोन एज कंपेरेटिव रिलीज, यानी कंपटीशन जब रिलीज हो जाता है तो ये अपना दायरा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ने देखा कि रॉकी सी कोस्ट जो है स्कॉटलैंड के, इसका इंटरटाइडल जो एरिया है इसमें बैलेनस विच इज़ अ टाइप ऑफ बार्निकल ये ज़्यादा होता है और जिस वजह से कैथामेलस उस पर्टिकुलर जोन में एक्सक्लूड हो जाता है, उस पर्टिकुलर जोन में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कि कंपटीशन है जिस वजह से कैथामेलस इन्फीरियर है और दैट इज़ कन्फाइंड टू स्मॉलर एरिया एंड बैलेंस इज पूरा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। देन जनरली हर्बीवोर्स और प्लांट्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमें देखने में लगता है कार्निवोर्स में ज़्यादा होगा लेकिन हर्बीवोर्स और प्लांट्स में ये कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमें अबिंगडन टॉर्टोइस और गोट की में भी ये हर्बीवोर्स ही थे, तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ देखने को मिली गई। देन हमने पढ़ा गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, जो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वैसे कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ अगर हों तो वो हमेशा इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो इन्फीरियर है वो ख़त्म हो जाएगी और सुपीरियर वही रह जाएगी, ठीक है।
रीसेंट स्टडीज़ कहती हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये को एग्जिस्ट करें, अपने को एग्जिस्ट करने के लिए अपना मैकेनिज़्म इवॉल्व कर लें, जिससे जैसे कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है रिसोर्स पार्टिशनिंग, जिसमें ये डिफरेंट पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं या एरियाज़ बांट सकते हैं। ठीक है, फॉरेजिंग पैटर्न्स एक अच्छा है। देन मैकआर्थर ने रिसोर्स पार्टिशनिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिखाई थी। ठीक है, ये रिसोर्स पार्टिशनिंग की एग्जांपल है जो मैकआर्थर ने बताई थी कि एक ही पेड़ पे डिफरेंट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये नेचर में दिखाया था उन्होंने, तो जहाँ पे उनका आपस में कंपटीशन भी नहीं हो रहा, उन्होंने जगह बांट बांट के रखी हुई है अपने, वेरी ब्यूटीफुली दे आर को एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कंपटीशन के बारे में। पहले हमने किया प्रिडेशन के बारे में, फिर हमने कर लिया कंपटीशन के बारे में। प्रिडेशन में एक का फ़ायदा एक का नुकसान हो रहा है, कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है, एक का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक का कम हो जाता है, लेकिन नुकसान दोनों का ही होता है। ठीक है, तो आज हमने 2 पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट। पढ़ना इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना नेक्स्ट लेक्चर।